नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखा रहे हैं आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। शुरू करते हैं 24 की चकल्लस। हम हैं ललित प्रजापति। भांडेर उपचुनाव में कांग्रेस के खेमे में आलम यह है कि एक अनार 21 बीमार। दिलचस्प यह कि अब तक उम्मीदवार यानी दूल्हा फाइनल नहीं हो पाया है और अचानक फूल सिंह बरैया की दावेदारी ने भी कांग्रेस की कतार को नया संकट दे दिया। इधर बीजेपी इतनी रफ्तार में है कि बगैर दूल्हे ही पार्टी ने बारात निकालनी यानी प्रचार और संपर्क शुरू कर दिया। लेकिन वोटर के दिल तक कौन पहुंच पाएगा, यह तो नतीजा ही बताएगा। भांडेर सीट पर कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि जैसे कोई स्वयंवर चल रहा हो। दूल्हे के दर्जनों बायोडेटा आ गए हैं, लेकिन तय ही नहीं हो पा रहा है दूल्हा कौन होगा। तो इन रहस्यों पर से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल भांडेर सीट पर कांग्रेस की मुश्किल है कि उसके पास 21 दावेदारों का बायोडेटा है, लेकिन अब तक उम्मीदवार का नाम फाइनल हुआ ही नहीं है। 21 जो है वो मिल चुके हैं बायोडाटा उम्मीदवारों के लिए। उसमें कुछ वजनदार हैं, कुछ वजनदार भी नहीं है, दे दिया अपना नाम चलने के लिए। लेकिन 21 लोगों ने अभी हमारे पास दावेदारी की है और सारे लोग गंभीर हैं। आज ज्ञापन में भी हमने सुना, उसमें तो कुछ लोग आए थे उम्मीदवार। और तो और यहां पर चर्चा है कि कांग्रेस से फूल सिंह बरैया भी दावेदारी ठोक सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि बरैया की दावेदारी आई तो सब दावेदारों के सपने टूट जाएंगे। सबकी दावेदारी खारिज समझो। एससी के लिए आरक्षित भांडेर सीट पर जहां कांग्रेस दावेदारों में उलझी हुई है, तो इधर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां भांडेर से पूर्व विधायक रक्षा सरोनिया निकल पड़ी हैं चुनावी प्रचार में। 2 बार प्रदेश के गृह मंत्री के साथ भांडेर में छोटी छोटी सभाएं कर चुकी हैं और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा भी कर चुकी हैं। बिल्कुल है, दावेदारी है, उम्मीदवारी है, यदि पार्टी आदेश करेगी तब। भारतीय जनता पार्टी में भांडेर विधानसभा से प्रमुख और प्रबल दावेदार श्रीमती रक्षा सरोनिया ही हैं। और सरोनिया जी चूँकि 2013 में वहाँ से विधायक थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी अभी क्षेत्र में और पार्टी में दावेदारी व्यक्त नहीं की है। सिंधिया समर्थक रक्षा सरोनिया ने पार्टी बदली और उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका नाम इस सीट से फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया भी यहां से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का मानना है कि रक्षा सरोनिया का टिकट लगभग तय है, क्योंकि पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी उनके टिकट पर मोहर लग चुकी है। यानी बीजेपी तो जनता के दिलो दिमाग पर असर डालने के लिए मैदान में जुट गई है और कांग्रेस का कोई अता पता ही नहीं। कांग्रेस में क्या है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसमें क्या है कि टिकट मांगने वालों की ज़्यादा लिस्ट बन चुकी है और उसमें अभी तक वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बीजेपी का तो पहले से ही क्लियर है, तो इसमें क्या है कि जो टिकट मांग रहे हैं प्रत्याशी, उनमें वो तैयारी नहीं कर पा रहे। एससी के लिए आरक्षित भांडेर सीट पर 2008 और 2013 में बीजेपी का कब्जा था और 2018 में कांग्रेस का। लेकिन सवाल है कि इस उपचुनाव में अब तस्वीर क्या होगी। भांडेर में एससी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भांडेर में सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहां कांग्रेस के घर में दावेदारों पर घमासान मचा है, तो इधर बीजेपी में रक्षा सरोनिया का नाम प्रबल होने पर क्या बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया की नाराजगी खुलकर सामने आएगी, जिनका पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते टिकट कट गया था। टिकट के बदलाव पर तो वैसे संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन प्राथमिक तौर पर श्रीमती सरोनिया ही उम्मीदवार रहने की संभावना है। वहीं इस सीट पर बीएसपी का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है।
लेकिन बीएसपी भी अब तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई। यहां तक कि अब तक 2 दावेदारों का ही नाम सामने आया है। वहीं बीजेपी ने भांडेर के जातिगत समीकरणों को भांपते हुए प्रदेश के 2 बड़े नेताओं को भांडेर भेजकर दांगी और यादव मतदाताओं को रिझाने का काम भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 2 हमारे वरिष्ठ और प्रमुख नेताओं को इसके सुपरविजन और संपर्क की दृष्टि से भेजा है। उनमें से एक पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री माधव प्रसाद जी दांगी हैं और खाद्य बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र जी यादव हैं और वो लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। मायने साफ हैं। जिस पार्टी ने जितनी जल्दी उम्मीदवार की तस्वीर साफ की, वो उपचुनाव में जनसंपर्क की रेस में बाजी मार सकता है। आखिर कांग्रेस की ये देरी, बसपा की ये मजबूरी और बीजेपी के घर में दिल मिले कि नहीं, दिलों की ये दूरी आखिर उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगी? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करेरा में तकरार की रोज नई किश्त, कांग्रेस में तनातनी सबसे ज्यादा। बीएसपी से आए प्रागीलाल जाटव सबसे दमदार दावेदार माने जा रहे हैं करेरा से, लेकिन इस एक नाम पर पार्टी में नाराजगी बढ़ रही है। आलम यह है कि बाकी दावेदार जो एक दूसरे के लिए चुनौती हैं, प्रागीलाल के नाम पर हाथ मिलाने तैयार खड़े हैं। उधर बीजेपी से आए जसवंत जाटव को भी इलाके की बीजेपी दिल से अपना नहीं पा रही। इस लिहाज से देखिए तो कठिन है डगर करेरा की। सोन चिरैया अभ्यारण्य को लेकर सियासी पार्टी कई दावे करती हैं। गांव वालों का दर्द है कि अभ्यारण्य की वजह से करीब 32 गांव में विकास नहीं हो पाया और इसी मर्ज पर मरहम लगाकर नेता अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आरोप खुद जनता लगा रही है। यहां सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन भी अहम मुद्दों में शुमार है। शिवपुरी से महज 20 किलोमीटर दूरी पर सोन चिरैया अभ्यारण्य के नाम पर पॉलिटिक्स होती है और करेरा के चुनाव में सोन चिरैया कई नेताओं की जीत को पंख देती है। इस मुद्दे से कैसे नेता अपना नफा नुकसान तय करते हैं, इससे पहले ये जान लीजिए। करेरा विधानसभा सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में वोटर की पहली पसंद बने थे कांग्रेस के जसवंत जाटव। लेकिन 15 महीने चली कमलनाथ सरकार में जसवंत जाटव इलाके का कोई विकास नहीं कर पाए। ये आरोप जनता लगा रही है। मैंने उन 15 महीनों में कई विकास कार्य की योजनाएं रखी, जैसे करेरा में सब्जी मंडी, करेरा में फूटे तालाब पर पार्क, करेरा में एक फिल्टर प्लांट पर प्लाट। आज मैंने पीडब्ल्यू से 5 रोड स्वीकृत कराए हैं। मैंने अभी विभागीय अधिकारियों से मिलकर यहाँ 9 रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कराए हैं, जिनकी कुछ रोडों की टेंडर हो चुकी है और कुछ प्रगतिरत हैं। ऐसे ही मैंने दिनारा में तालाब का सौंदर्यीकरण, वहाँ पर शासकीय स्नातक महाविद्यालय, करेरा में श्रमिक विभाग से ITI, बस स्टैंड, कई कार्य योजनाएं मैंने उसमें रखी हैं, जिसमें पिछली तत्कालीन सरकार में हमें एक ही कार्य की स्वीकृति नहीं मिली। सत्ता का समीकरण बदलते ही करेरा में भी वोटर की आंखों के सामने सब कुछ बदल सा गया। जिस जसवंत जाटव को वोटर ने चुना, वो तो अब बीजेपी का राग छेड़ रहे हैं। पार्टी बदलते ही जसवंत जाटव के सुर ही बदल गए। अब विकास न होने का ठीकरा तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर फोड़ रहे हैं। जसवंत जाटव की करेरा से उम्मीदवारी पक्की बताई जा रही है, लेकिन क्या इनके वादों पर फिर जनता मुहर लगाएगी? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मध्य प्रदेश की आम जनता से, नौजवानों से, माता बहनों से, सभी मतदाताओं से जो वादा किया था वचन पत्र के माध्यम से, आपको विदित है तत्कालीन सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई। हम आम जनता के बीच में आंख से आंख मिलाने के लायक नहीं बचे थे। हम कई योजनाओं के बारे में हमने मांग भी की, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित हो रही थी, उनको जानबूझकर बंद किया गया। नई योजनाएं कोई प्रारंभ नहीं की गई। सिर्फ बल्लभ भवन को
वसूली का अड्डा बना दिया गया। विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों को कोई पावर नहीं थे, केवल और केवल 2-3 लोग ही मिलकर सरकार को चला रहे थे। बीजेपी में उम्मीदवारों का कोई संकट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के घर में दावेदारों की रेस लंबी है, इतनी लंबी कि अब तक 14 दावेदारों के नामों की चर्चा जोरों पर है। जहां सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव। 2018 में करैरा सीट पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी पार्टी के बीच नहीं बल्कि कांग्रेस और बसपा के बीच में था, जहां बसपा के प्रागीलाल जाटव ने कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दी थी और दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई थी। पूरा भरोसा है मुझे पार्टी के ऊपर कि मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और चुनाव लड़ाएगी। आपने जब पार्टी की सदस्यता ली कांग्रेस की, तो आपकी किन नेताओं से बात हुई है? मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से बात हुई, आदरणीय हमारे राजा साहब से भी बात हुई, सारे कांग्रेस के जो भी नेता थे सब लोगों से मेरी बात हुई। कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को यहां सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, तो क्या बसपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को कांग्रेसी पचा पाएंगे? जहां टिकट की रेस में शकुंतला खटीक, रमेश खटीक, योगेश करारे, मान सिंह फौजी, जनवेद जाटव समेत कई दावेदार हैं। 2008 में मैंने टिकट मांगा, 13 में मांगा, 18 में मांगा, अब मांग रहा हूँ। अगर पार्टी मेरे पे भरोसा करती है तो मैं ईमानदारी से पार्टी की सेवा करने को तैयार हूँ, क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की जो वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जो जनता का मान सम्मान स्वाभिमान को खोया इन लोगों ने, उसको पुनः जीवित करने के लिए, उसको सर्वोपरि रखने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मान सम्मान की। आखिर किस उम्मीदवार को मिलेंगे जीत के पंख और कौन किसकी आंधी में होगा तबाह, ये देखना अभी बाकी है। करैरा से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में क्या रेत पर होगा रण? मुरैना की 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इसी रेत के आसपास बिछती रही है सियासत की बिसात। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में रेत हर चुनाव में इस इलाके का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। क्या इस बार भी रेत रंग दिखाएगी? क्या नेता देखेंगे आईना? वोटर के हाथ में इस बार केवल रेत नहीं है, नेताओं और सियासी दलों का कच्चा चिट्ठा भी है। जहां रेत में ही कई सियासी राज दफन होते हैं, जहां रेत को हटाकर सियासी जमीन बनाई जाती है, जहां सफेद पोशों के काले कारनामे ऐसे ही छन छन कर बाहर आते हैं। रेत के इस गोरख धंधे पर ही नेताओं और प्रशासन के बीच सांठगांठ के आरोप लगते आए हैं। ग्वालियर चंबल का वो बेल्ट जहां नदियों का सीना छलनी करके बदस्तूर रेत माफिया अपना फन फैलाता रहता है, और इसी रेत पर शुरू होता है मुरैना का सियासी रण। रेत का मामला तो यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में ये घड़ियाल हैं, इनके संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर प्रतिबंध है, और उसके लिए कलेक्टर है, एसपी है और डीएफओ है, इनका टास्क फोर्स बनाया हुआ है। मुरैना की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां 5 सीटों पर ही चंबल नदी से अवैध रेत के उत्खनन का मामला इस बार भी उपचुनाव में गर्मा सकता है। रेत माफिया के कहर की कहानी किसी से छुपी नहीं है। इन पर नकेल कसने के लिए हर चुनाव में सियासी पार्टियां यही वादा और दावा करती हैं, रेत माफिया का सफाया होगा, लेकिन जीतने के बाद वादे और दावे। इस पर स्टे भी है उत्खनन पे, और ये प्रशासन का वो है कि प्रशासन इसको किस तरह से रोकता है। इस उपचुनाव में भी ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि ये रेत नहीं, नेताओं के लिए सियासत का सोना है। इसी फहरिस्त में सबसे ताजा तस्वीर देख लीजिए, जहां बदस्तूर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। यह चंबल नदी का राजघाट पुल। पुल के नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्जनों जेसीबी मशीन से उत्खनन जारी है, जिन पर नकेल आखिर कौन कसेगा। सुमावली सीट से 70% रेत का अवैध उत्खनन होता है।
सवाल है कि आखिर रेत माफिया पर नकेल कौन कसेगा। यहाँ तो बाहुबली का खेल और इस रेत के खेल में सुमावली से पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पर रेत के अवैध उत्खनन के आरोप लगते आए हैं, जिसे बीजेपी के पूर्व विधायक गजराज सिंह उठाते रहे हैं। कई बार यहाँ झगड़े झंझट हुए। सराय छोला तो थाना जब जयवर्धन जी जब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे तो उनको खुद ही घेर लिया था, थाने में आग तक लगा दी गई थी। सुमावली में इसी अवैध रेत के उत्खनन पर कई बार प्रशासनिक अमलों पर हमले होते रहे, थाने में आग तक लगा दी गई। एक वीडियो जो फरवरी 2019 में खूब वायरल हुआ था, जहां सुमावली के पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पर रेत माफियाओं की पंचायत लेने का आरोप लगा था। और सब रेतवारे तुम बैठे हैं आज, वहाँ मैं हूँ रेतवार। जी बताओ कहूँ कि मैंने 100 रुपये आज तक लेकर इनने काके शिकायत करी मालूम है, 1 लाख रुपए चंदा करे को। अब मैं बनाए तो तुम तो बनाए थे रेतवारे और मैं बनाए जो रेत माफ। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। उन्होंने भू माफिया के खिलाफ हों, अवैध उत्खनन के खिलाफ हों, मिलावटखोरी के खिलाफ हों, ये सारी चीज़ों को लेके हम क्षेत्र में जाएंगे और निश्चित ही मुझे आशा और भरोसा है कि सुमावली की जनता ये सारी चीज़ें बात समझ चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में ये चुनाव जनता का चुनाव होगा। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में घड़ियालों की सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट ने 2006 में चंबल में रेत उत्खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी रेत माफिया अवैध रेत उत्खनन को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इन पर कार्रवाई करने गए टास्क फोर्स पर हमेशा रेत माफिया का टारगेट होता है। तो क्या सियासत को मुट्ठी में करने वाली इस रेत पर नेताओं के घड़ियाली आंसू असर दिखा पाएंगे? आखिर उपचुनाव में मुरैना की 5 सीटों पर वोटर किस धारा में बहेगा? मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुरैना ही नहीं, करेरा विधानसभा सीट पर भी अवैध उत्खनन सियासत का मुद्दा रहा है। असल में इस इलाके की पूरी राजनीति रेत के इर्द गिर्द घूमती रही है। क्या उपचुनाव में अवैध उत्खनन का मुद्दा उछाला जाएगा? क्या रेत पर ही बिछेगी सियासी बिसात? क्या रेत पार्टियों का खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि कटघरे में दोनों ही पार्टियां हैं, किरदार भी वही हैं, कहानी भी वही, केवल पाला ही तो बदला है। उपचुनाव से पहले करेरा विधानसभा में अवैध रेत खनन का मसला एक बार फिर गर्मा गया है। सिंधिया समर्थकों के विधायकी से इस्तीफे के बाद 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करेरा विधानसभा भी शामिल है और इस वक्त यहां सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा अगर कोई है तो वो है रेत का अवैध उत्खनन। पिछली सरकार में नीलाम हुई करेरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कल्याणपुर रेत खदान चालू है, लेकिन इस वैध खदान पर अवैध रेत खनन का काला खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आमतौर पर कल्याणपुर खदान से हर रोज करीब 200 डंपर से ज्यादा रेत निकाली जा रही है, जबकि रॉयल्टी दिखाने के लिए दर्जन भर ट्रकों की रॉयल्टी शो कर दी जाती है। अब देखिए जरा, एक टोकन पर रेत से भरे ट्रक की निकासी कैसे हो जाती है, जिस टोकन पर किसी तरह का कोई डिटेल नहीं होता। अब सियासी पार्टियां भी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में हैं। ये बात सत्य है, जो रेत खनन का अभी मामला चल रहा है बहुत जोरों से चल रहा है। जब शकुंतला खटीक जी जो पूर्व विधायक थी, उनके जमाने में इतना नहीं था, जो भी टेंडर होते थे उस हिसाब से काम चलता था। दरअसल शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट भी उन सीटों में शामिल है जहां उपचुनाव होने हैं। करेरा से कांग्रेस विधायक रहे जसवंत जाटा और भाजपाई हो चुके हैं, उनके फिर से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विधानसभा में हो रहा रेत का अवैध उत्खनन उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। कांग्रेस से विधानसभा उपचुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार सीधे सरकार को निशाने पर लेते हुए रेत के अवैध खेल में भागीदार होने का आरोप लगा रहे हैं। अभी इस सरकार में जो अवैध उत्खनन यहाँ चल रहा है, ठेका कहीं है,
रेत कहीं से निकल रही है। हमारी पूरी करेरा विधानसभा में जगह जगह पनडुब्बी डली हुई है, जगह जगह से अवैध उत्खनन चल रहे हैं। सरकार बीजेपी की है, सो सवालों की बौछार भी बीजेपी पर होगी। सवाल बनता भी है, आखिर रेत के अवैध उत्खनन का खेल चल किसके इशारे पर रहा है? उधर चुनाव की तैयारियों में जुटे सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेता जसवंत जाटव तक भी आंच आ पहुंची है। जसवंत जाटव रेत के अवैध खनन और उन पर लगने वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगर जो लोग भी आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं वो बेबुनियाद है। मैंने हमेशा ही, जब से मैं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ, मैंने हमेशा ही इसके विरुद्ध खड़ा रहा। मैंने अवैध उत्खनन को रोकने का लगातार प्रयास मैंने किया और हमने रोक करके बताया। रेत के अवैध खेल के लिए बदनाम रही करेरा विधानसभा में रेत नेताओं के खेल बनाती और बिगाड़ती रही है। यहां न केवल सियासतदानों की भूमिका संदेह के घेरे में है, बल्कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब स्वाभाविक है, दोनों सियासी दल उपचुनाव में रेत की बिसात पर एक दूसरे को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जनता हकीकत से भली भांति परिचित है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये थे भांडेर और करेरा के हाल। जारी रहेंगे नेताओं के कमाल। क्या जानते थे आप, रेत का होता है खेत और इसी खेत पर होते हैं सियासत के खेल। नदियों की हत्या में सब बराबर के भागीदार हैं, बाकी 24 की चकल्लस देखने वाले खूब समझदार हैं। नमस्कार।